Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 31। हमारे आजकल के दौर में स्पेशली कोविड के बाद इनफैक्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल पहले से जब शुरू जैसे हुआ तो मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल ऑलमोस्ट रोज़ आप सुन रहे होंगे। सडनली ये जो टॉपिक मेंटल हेल्थ का था ये कहीं से छुपा हुआ था और ये उठ के वापस सोसाइटी में बाहर आ गया है। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, हमारी फैमिलीज़ के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा शुरू हो गई और हमने सोचा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लेट्स टॉक हेल्थ में हमें इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। और आज मेंटल हेल्थ और जो इतने रिलेटेड उससे इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल राय, जो कंसल्टेंट साइकेट्री हैं हमारे नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। और वो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमसे कुछ जो सवाल हमारे अंदर आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले कि हम इसको शुरुआत करें, आप प्लीज़ अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। I am Dr. Rahul Rai Kakkar. I am consultant psychiatry and de-addiction specialist at Narayana Super Speciality Hospital Gurugram from last 4 years. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि आजकल सबसे बड़े इश्यूज आप क्या नोटिस कर रहे हैं सोसाइटी में, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, और एक सब ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ किसको कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसका मतलब क्या है? So, if we talk about most common mental health issues in almost all age groups, anxiety spectrum disorders are most common, followed by depression and addictions. Anxiety spectrum disorders include generalized anxiety disorder, phobias, obsessive compulsive disorders, post-traumatic stress disorders, and panic disorders. And we often confuse between normal anxiety and anxiety disorders. Normal anxiousness is perfectly normal. We often feel anxious, but anxiety disorders are when people experience extreme episodes of anxiety for a duration of at least 6 or more months and thus causing dysfunctions in everyday life. And ऐसे ही sad हम बहुत बार feel करते हैं, but we are not depressed. Depression is when the sadness gets prolonged for at least 2 weeks, and ये सब symptoms affecting life, dysfunctions, professionally, personally, relationships में issues आना, that is depression. तो आप सब ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ किसको कहेंगे जब ये सब सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएं, या क्या क्या उसको कहेंगे इसकी मेंटल हेल्थ ज़रा ठीक नहीं लगती? जब ये सिम्टम्स ड्यूरेशन वाइज ज़्यादा चलें और डिस्फंक्शन ज़्यादा क्रिएट करने लगें, जैसे कि कोई प्रोफेशनल उसकी डिस्फंक्शंस हो रहे हैं या रिलेशनशिप्स में इश्यूज ज़्यादा आने लगे हैं, तो वी फील कि अब एक सिंड्रोमल है एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सिम्टम्स के ऊपर चलते हैं। जो भी आपने 2-3 चीज़ों के नाम लिए, सबसे पहले क्या सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं एक मरीज़ के अंदर? और क्योंकि कई बार शायद अपने आप को पता ना चले, तो आप जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको किन सिम्टम्स को जब देखें तो उनको थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कौन से ऐसे टिपिकल सिम्टम्स हैं व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज वो सामने आने शुरू हो जाते हैं? मोस्ट कॉमन बिहेवियरल चेंजेस जो कि फैमिली एंड क्लोज वंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फर्स्ट इज स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यूरेशन में भी हो सकती है, नींद बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। स्लीप के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसको कई बार नाइट टेरर्स, नाइट मेयर्स के रूप में देखा जाता है, फैमिली मेम्बर से जिक्र करता है इंडिविजुअल। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा आने लगना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव एक परस्पेक्शन रखना हर चीज़ के लिए, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाना, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल फॉल कर जाना, या जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट रखता था व्यक्ति और अब उन चीज़ों से भी इंटरेस्ट हटने लगे, सोशली आइसोलेटेड रहने लगे, तब वी शुड बी मोर कंसर्न एंड वी शुड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प। भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब ने जो शुरुआत की टॉपिक की बताया कि मेंटल हेल्थ कब लगता है कि कुछ ना कुछ सब ऑप्टिमल है। जनरली हम लोग सैड भी होते हैं, थोड़े बहुत एंशियस भी होते हैं, थोड़े स्टेज पे जाना हो थोड़ा स्टेज फ्राइट भी होता है, लेकिन जब ये इनका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लगे और या उनकी जो ज़्यादा मात्रा में होने लगे उनके, तो हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और फ्रेंड्स और फैमिली का भी बहुत इसमें रोल है। जब आपके घर में कोई
आइसोलेटेड रहना लगे, या डॉक्टर साहब ने जितने भी चीज़ें बताई कि ये सिम्टम्स आने लगे, तो आई थिंक उस समय हमें बहुत थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप डॉक्टर राहुल राय से और कंसल्ट करना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो www.narayanahealth पे जाके आप डॉक्टर राहुल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे जाके NH केयर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी आप डॉक्टर राहुल से फिर से कंसल्ट करके या बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ऊपर चलते हैं, जो बार बार हम आजकल ये बातें सुनते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी हो गई है। तो एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन है और मेंटल स्ट्रेस, इनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिकली? कोई ऐसी आप सोचते हो कि इनमें अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि अब इस इंडिविजुअल के अंदर बिकॉज ऑफ डिप्रेशन या एंग्जाइटी देयर इज़ ए प्रॉब्लम एंड वी नीड इंटरवेंशन? सर, जैसे आई प्रीवियसली मेंशन कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलेगा, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियरल ट्रेट है। जब ये ट्रेट्स की सीवियरिटी बढ़ जाए, डिस्फंक्शंस आने लगे, ड्यूरेशन ज़्यादा होने लगे, इरिटेबिलिटी कभी नॉर्मली भी होती है बट इरिटेबिलिटी आउट ऑफ लिमिट होने लगे, एंगर आउटबर्स्ट फ्रीक्वेंटली बढ़ने लगे, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आज रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं, स्लीप बिल्कुल ही इम्पेयर्ड हो गई है, तब इट मीन्स थोड़ा सा बारीक सी लाइन है नॉर्मल एंग्जाइटी ट्रेट और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। ऐसे ही सैडनेस एंड डिप्रेशन में जब ड्यूरेशन लंबी चले किसी भी सिम्टम की, देन इट नीड्स टू बी इंटरवीन्ड। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ बहुत सुनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपका जानकारी चाहूँगा। जो आपने पहले भी बताया कि आइसोलेटेड रहने लगे, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले करते था या थी, वो थोड़ी कम हो जाएं, और कई बार लोग कहते हैं कि बातचीत करो, आप थोड़ा खुल के बात करो। कई बार इंडिविजुअल्स एक कोकून के अंदर चले जाते हैं। सो ये बातचीत करना, इनसे पूछना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि एक आदमी या एक हमारी जो बहन है उसको अगर ऐसा सिम्टम्स लगें, तो बातचीत की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे पुश किया जाए, या थोड़ा सा इन अ पॉजिटिव वे में जो बोल रहा हूँ कि उनसे बातचीत करके पता लगाया जाए? सर, इट इज़ वेल सेड समटाइम्स दैट अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ्ड। कई बार एक व्यक्ति का ही पर्सपेक्टिव अफेक्टेड हो सकता है, तो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो शायद उस सिचुएशन में नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव लेना काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक सिचुएशन को मैग्नीफाइड तरीके से अपने इंटरनलाइज करके या ओवर जनरलाइज करके उसको थिंकिंग पैटर्न को चल रहा है और वो उसी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसी लूप ऑफ नेगेटिव थॉट्स में घूम रहा है। तो अगर एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लें, थर्ड पर्सन शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट द प्रॉब्लम कि क्या इशू शेयर किए गए हैं, उसको सीक्रेटिव रखना है, ये ज़रूर खासा ध्यान रखना है। प्लस सजेशंस ना दें, पहले सिर्फ सुने, लेट हिम वेंटिलेट और हिम और हर वेंटिलेट, आप अपने सजेशंस बीच में ना दें, एक न्यूट्रल उसकी सुने, बस वो बहुत हद तक हेल्प करता है। मुझे थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं डॉक्टर साहब। आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, आपने बताया कि कैसे थोड़ा रिकॉग्नाइज करें, दोस्त और जो फैमिलीज़ हैं कैसे बात करें। कई चीज़ों को आप बातचीत करके या कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस में, मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त थे, हिज वाइफ अनफॉर्चुनेटली कमिटेड सुसाइड। सो सुसाइड वॉच जो होती है, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, दवाइयाँ ज़रूर उनको हो गई। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स विदाउट मेडिसिन पहले कैसे हो, उसके बाद मेडिसिन कब ज़रूरी हो जाती हैं, और क्या ऐसे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं लेना एक मरीज के लिए जब वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में होता है, और कैसे पता चले उसके बारे में? So treatment plan could be a mix of medicines, counseling, some simple lifestyle and behavioral modifications, which depends obviously from patient to patient and symptom severity. अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं तो मेडिकेशन का ही फर्स्ट रोल है। द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, वो नहीं यूजफुल ही नहीं रहती, क्योंकि न्यूरोकेमिकल इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सेरोटोनिन इज़ द मेन न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हैप्पी हार्मोन भी हम लेमन भाषा में यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको मेडिकली इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ नेचुरली सिक्रेटेड ऑल्सो इन आर बॉडीज़ स्लीप एंड एक्सरसाइज के दौरान। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्लीप अच्छी रखें, थोड़ा नॉर्मल हेल्दी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर रखें, सो दैट ये नेचुरल सिक्रीशन हो इन सब चीज़ों का। अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि सिर्फ थिंकिंग पैटर्न ही इफेक्ट होता है तब तक। बट इफ़ द सिम्टम्स आर सीवियर, की नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही है, ज़ीरो स्लीप होगी या नेगेटिव
ड्रीम्स डोमिनेट करे जा रहे हैं, किसी दूसरे की व्यक्ति बात ही नहीं सुन रहा है, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड करके बैठा है कि हम साइकोथेरेपी कर ही नहीं सकते, देन देयर कम्स द नीड फॉर मेडिसिन्स, या फिर बिल्कुल ही अपने वर्क पे नहीं जा रहा है, सब कुछ को छोड़ के बैठा है। द सिवियरिटी ऑफ डिसफंक्शंस बेसिकली डिसाइड्स कि मेडिसिन्स का रोल कैसे होगा, कितनी जल्दी होना चाहिए। तो ऐसी मेडिसिन हैं जो एक पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट करने में मदद करती हैं, और कौन सी मेडिसिन हैं, उनको क्या कहा जाता है उन क्लास ऑफ मेडिसिन को? एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं ऐसी जो हेल्प करती हैं, विच इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स इन्वॉल्व हैं इन द इटियोलॉजी ऑफ दिस इलनेस, उनको इंक्रीज किया जा सकता है। और ये बहुत पुराना मिथ है कि शायद इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। सीडेटिव्स की आदत ज़रूर पड़ती है, बट एंटी डिप्रेसेंट्स की और कुछ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी कोई हैबिचुअल नहीं होता है व्यक्ति, तो वी शुड नॉट हेजिटेट अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, ये जो हमने लेट्स टॉक हेल्थ की शुरुआत की थी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में बात थी प्रिवेंशन की थी, तो अब हम थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अब खुल के कम से कम सोसाइटी में बात होना शुरू हो गई है। बहुत सारे हेल्प ग्रुप्स बने हैं, टीनएजर से बात करना, एल्डरली लोग जो अकेले रह जाते हैं, दे गो थ्रू दिस थिंग। सो ऑलमोस्ट पूरी एज के जो लोग हैं अब इससे मेंटल हेल्थ के इश्यू से कहीं ना कहीं पे प्रभावित हैं। तो प्रिवेंशन का क्या रोल है इस ट्रीटमेंट में, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट चेंजेस, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसे चेकअप्स कराएं या कुछ ऐसी चीज़ कराएं तो इसमें प्रिवेंशन में मदद मिले? तो आप प्लीज़ थोड़ा खुल के प्रिवेंशन के बारे में ज़रा बताइए, मेंटल हेल्थ इलनेस को प्रिवेंट कैसे किया जाए? जैसे मैंने बताया कि हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कुछ न्यूरोकेमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट, कुछ फिजिकल हेल्थ की भी कोमॉर्बिडिटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं मेंटल हेल्थ में। ऐसे कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज भी हैं, जैसे विटामिन D3 एंड B12 स्पेसिफिकली। अगर ये भी डेफिशिएंट है तो सेरोटोनिन की नेचुरल प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इम्पेयर होती है बॉडी में, तो इसको रेगुलरली चेक कराएं। और D3 एंड B12 दो ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी नॉर्मल डाइट में बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं, तो चाहे इनका सप्लीमेंटेशन भी लेके इनको पूरा करा जाए तो काफ़ी हद तक हेल्प करता है। प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा, स्लीप एंड एक्सरसाइज के दौरान नेचुरल प्रोडक्शन सेरोटोनिन की होती है, तो अपनी स्लीप वेक साइकिल को ठीक रखें। स्लीप वेक साइकिल से मेरा तात्पर्य है कि अप्रॉक्सीमेटली फिक्स टाइम टू गो टू बेड एंड अप्रॉक्सीमेटली फिक्स टाइम टू वेक अप। इससे एक बायोलॉजिकल क्लॉक सी बॉडी की सेट हो जाती है एंड बॉडी रिलैक्सेस और सेरोटोनिन भी सीक्रेट होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट कि फिजिकल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसमें भी बहुत हद तक देखा गया है, जैसे मेडिटेशन में भी हम देखते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है। ये क्यों सब चीज़ें पॉजिटिव देती हैं? क्योंकि सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है इस चीज़ों में। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। हम सब लोग बहुत बार माइंड में सब कुछ होता है बट उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और बहुत सारा माइंड स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें तो इट फ्रीज अप लॉट ऑफ हेड स्पेस, जिससे काफ़ी रिलैक्स सा मिलता है। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, पेन डाउन कर लें। सब चीज़ों को सिर्फ दिमाग में ना रखें, कोशिश ये करें, चाहे उस पेन डाउन को सुबह लिस्ट को देखा तो भी काफ़ी हद तक मतलब ब्रेन फ्री रहेगा उस एक्टिविटी से और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेंटिलेशन, एज आई मैंशन अर्लियर, कोई एक क्लोज सपोर्ट ग्रुप से, या चाहे वो फ्रेंड्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, जो कि नॉन जजमेंटल हों, एवरीबडी हैज़ सम सपोर्ट नेटवर्क, उससे शेयर ज़रूर करें अपनी सोर्स ऑफ अनईजीनेस एंड उनका व्यू उस पर ज़रूर लें। कई बार इट हेल्प्स अलॉट। एंड लास्टली, एल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी अदर सब्सटेंसेस जिसको कई बार बहुत सारे लोग एक कोप अप करने का तरीका भी समझ लेते हैं और इसका यूज़ फ्रीक्वेंटली करने लगते हैं, इट अफेक्ट्स अ लॉट आवर सेरोटोनिन लेवल्स। इनिशियली तो हमें लगता है कि शायद इनिबिशंस लूज हो रही हैं और थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, बट अगर हम उसके मैकेनिज्म में जाएं तो वो बहुत हद तक सेरोटोनिन लेवल्स को और भी नीचे ले जाती है और इस इलनेस की सीवियरिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी बातें बहुत अच्छी बताई, सो थैंकफुल टू यू ऑन दिस। सोशल मीडिया, मैं लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया हैज़ बिकम ऑल परवेजिव इन आवर लाइफ्स नाउ। हर जगह कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है, कितना भी सोचें कि सोशल मीडिया से अलग रहें, बट वो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया के जो बुरे इफेक्ट होते हैं आप देखते होंगे पेशेंट्स के ऊपर, तो उनके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए, एंड कैन वी रिस्ट्रिक्ट इट सो दैट इट ऑल्सो pushes us towards a better mental health? सर, जैसे टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव भी है डेफिनेटली। सोशल मीडिया के पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है जो अनप्रोफेशनल, जो इन चीज़ों के बारे में समझ ज़्यादा नहीं भी रखते ना, उनकी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग देख रहे हैं और उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, जिसका रिजल्ट उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा नहीं रहता।
अगर आप सोशल मीडिया से भी हेल्प लेने की, कोई सपोर्ट नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ही एसोसिएशन हो उसमें, सो दैट वो प्लस साइड ही कन्वर्ट हो आपको, आप उसका नेगेटिव इफेक्ट ना प्रभावित करे आपको। एंड प्लस इसकी यूजेस ज़रूर थोड़ी सी लिमिटेड रखिए। इट स्टिमुलेट्स योर माइंड। जब माइंड बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है तो वो रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स नहीं होगा तो एंग्जाइटी की तरफ अपने आप चलेगा। भाइयों बहनों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इसके ऊपर पूरा दिन भी बात करें, हम बात कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर राहुल ने कुछ इम्पॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आते थे उनको थोड़ा सा उनके ऊपर लाइट डालने की कोशिश की। अगर आप डॉक्टर राहुल से और मिलना चाहें, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक QR कोड डाउनलोड कीजिए, NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, डॉक्टर राहुल से कंसल्टेशन कीजिए, बात कीजिए, वीडियो कंसल्ट कीजिए, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर राहुल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने कही, मैं उनको थोड़ा सा एक बार जिस्ट कर देता हूँ। पहली बात उन्होंने कहा कि अगर सिम्टम्स कोई हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स के अंदर आने शुरू हों, आइसोलेशन में जाना, चीज़ें जो नॉर्मली करते थे ना करना, कुछ बिहेवियरल पैटर्न चेंज होना शुरू हो, तभी आप उनसे बात कीजिए, उनसे थोड़ा एनकरेज कीजिए, जजमेंटल ना रहिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स। अपने ऊपर भी ये लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं अच्छे से सोता था या मैं पॉजिटिव सोचता था, अब मैं नेगेटिव सोचना मैंने शुरू कर दिया, उसके ऊपर जाइए। उन्होंने पहले ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि क्लिनिकल डिप्रेशन, जिनमें दवाइयों की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो उनको लेने से ना चूकें अगर आपके डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर उससे आप निकल आते हैं बाहर तो वो दवाइयाँ डॉक्टर रोक देंगे। खान पान के ऊपर डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ ऐसी विटामिन जैसे विटामिन D3, B12, इनकी थोड़ी सी चेकअप कराइए, अगर लो होती हैं तो इनकी मात्रा बढ़ाइए, सप्लीमेंट्स लीजिए, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा। डॉक्टर साहब ने फिजिकल एक्सरसाइज और अपने घर से थोड़ा बाहर निकल के चलिए फिरिए, खाली लैपटॉप और कंप्यूटर मोबाइल पे ना रहिए, उसका भी उन्होंने फ़ायदे बताए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, उसके बारे में उन्होंने कहा। एंड अल्कोहल, सिगरेट, सब्सटेंस अब्यूज़, इसके ऊपर ना जाइए। शुरू में लगे शायद कि ये हेल्प कर रहा है, बट लॉन्ग रन में ये बहुत ही ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो सकता है। एंड स्लीप, जो डॉक्टर साहब ने बहुत कहा कि एक अच्छी हेल्दी स्लीप इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर आवर बॉडी, ताकि इसके चलते बाकी और भी डिजीज़ेज़ जो हमारी बॉडी में आते हैं ये ना आए। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े, कुछ सवालों के जवाब दिए। ये चर्चा आई थिंक जारी रहेगी और कई लोग आपसे शायद और बात करना चाहें इसके बारे में, बट आज लेट्स टॉक हेल्थ में आने के लिए, हमारे ऑडियंस के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ और बातें आई तो ज़रूर लोग आपसे पूछेंगे। दोस्तों, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलते हैं और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि इन एपिसोड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। इससे, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, प्रिवेंशन एंड एक बेटर हेल्थ की तरफ जाने में एक बहुत ही हमें एक सहायता मिलेगी। आज इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू।